हाय, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 2019। मतलब 2019 के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, उसको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करती थी। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर धारा 370 हुआ करती थी, आर्टिकल 370 जिसको आप कहते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 35A हुआ करता था। तो पहले जो जम्मू एंड कश्मीर था, जो 2019 से पहले का जम्मू एंड कश्मीर था, वो बहुत अलग था। लेकिन जब धारा 370 हटाई गई, फिर जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और फिर 2019 के बाद का जो जम्मू कश्मीर है वो बहुत अलग जम्मू एंड कश्मीर है। जब धारा 370 हुआ करती थी, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, तो उस वक्त जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारे सेंट्रल लॉज जो होते थे वो एप्लीकेबल नहीं होते थे। कई सारी सेंटर की स्कीम्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती थी, और यहाँ पे जमीन भी नहीं खरीदी जा सकती थी बाहर के लोगों के द्वारा। तो अगर बाहर से कोई यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जमीन नहीं खरीदी जा सकती थी बाहर के लोगों के द्वारा। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बड़े एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए थे, जैसे कि जहाँ पे बाहर से कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, एजुकेशन राइट्स लोगों को मिले हुए थे, बाहर से यहाँ पे कोई नौकरी नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट राइट्स मिले हुए थे। लेकिन जब धारा 370 को हटा दिया गया ऑन 5 अगस्त 2019 व्हेन आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड, और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। तो उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जो है यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बड़ी लिमिटेड थी। यहाँ पे कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी या बड़ी लिमिटेड होती थी, मतलब प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करती थी। उसके बाद लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉज, सेंटर के कानून यहाँ पे लिमिटेड तरीके से एप्लीकेबल होते थे, पूरे तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते थे, और यहाँ बाहर से कोई यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन फिर एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई यहाँ पे, जिसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, जो कि 2021 में लाई गई और ये 2037 तक एप्लीकेबल रहेगी। ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इसको कब लॉन्च किया गया? इसको 1 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया, और ये 2037 तक जो है एप्लीकेबल रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। मतलब 16 साल तक का इसका टेन्योर होगा, टर्म होगा। तो 2021 से लेकर 2037 के बीच में ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो काम करेगी। इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा गया न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि इसको हमने नाम दिया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम क्या दिया? न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो टोटल आउटले रखा गया, टोटल एक्सपेंडिचर रखा गया, वो था 28,400 करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब सरकार 28,400 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी इस पॉलिसी के तहत 16 साल के लिए। मतलब कि 2021 से लेकर 2037 तक 16 साल का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में जो है वो 28,400 करोड़ रुपया उसकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। 28,400 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा जाएगा। तो ये एक मतलब एक आउटले रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब एकदम ये पैसा खर्चा नहीं जाएगा, बल्कि क्योंकि 2021 से लेकर 2037 तक ग्रेजुअली इस पैसे को खर्चा जाएगा। तो इतना जो है बजट गवर्नमेंट ने रखा है 28,400 करोड़ का। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस पॉलिसी के? सबसे पहले, इनकरेज लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को जो है इनकरेज करना है, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करें, बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करें, उनको इनकरेज करना है, उनको जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने हैं, उनको उनका काम आसान कर देना है, वो आसानी से यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकें। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, रेड टेपिज्म है, आपको ब्यूरोक्रेट्स के पास उनको करप्शन देनी पड़ेगी। मतलब आसानी से आप इन्वेस्टमेंट कर सको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और आपको इनकरेज करना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल यूथ। जो यहाँ का लोकल यूथ है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है। बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट होगी, कोई फैक्ट्री यहाँ पे लगेगी, कोई इंडस्ट्री लगेगी, तो आम जो यहाँ का नौजवान है उसको रोजगार मिलेगा। प्रमोट सेल्फ रिलायंस बाय सपोर्टिंग लोकल एंटरप्रेन्योर्स। हमें सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना है, जिसको आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। जो यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस अपने स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, उनको जो है वो उनको प्रमोट करना है। वो भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज। एमएसएमईज की ग्रोथ को सपोर्ट करना है। एमएसएमईज का मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम
मीडियम इंटरप्राइजेस, तो जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेस हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको सपोर्ट करना है, उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करना है। यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड लोकल स्किल्स एफिशिएंटली, यो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जहाँ की जो लोकल स्किल है, जो लोकल यहाँ के लोग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास स्किल है, उसको एफिशिएंटली यूज़ करना है। मतलब यहाँ के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ के रिसोर्सेज को बर्बाद ना किया जाए और यहाँ के लोगों के पास जो स्किल्स हैं उनको भी एफिशिएंटली यूज़ करना है। यहाँ के लोग जो हैं, कोई अगर काम जानता है, किसी के पास अगर स्किल्स हैं, तो उनको एफिशिएंटली यूज़ करना है। रिड्यूस रीजनल इंबैलेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन, जो रीजनल इंबैलेंस है जम्मू और कश्मीर डिवीजन के बीच में, उसको रिड्यूस करना है। ऐसा ना हो कि जम्मू में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है, कश्मीर में कम है, या कश्मीर में ज़्यादा है, जम्मू में कम है। तो बराबर इन्वेस्टमेंट हो जम्मू और कश्मीर के अंदर, मतलब प्रॉपरली जो है जम्मू भी उसी तरीके से ग्रो करे और कश्मीर की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उसी तरीके से हो, जम्मू की भी उसी तरीके से हो। अब मेन कंपोनेंट्स क्या है इस पॉलिसी के, मेन फीचर्स क्या है इस पॉलिसी के, क्या किया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर, क्या दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंसेंटिव दिया जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मान लो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आप अपनी कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, आप जो है वो मशीन्स खरीदना चाहते हो, तो वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो बेसिकली होगा क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर न्यू आर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज दैट इन्वेस्ट इन प्लांट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो भी नए लोग यहाँ पे प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। इसमें जो इंसेंटिव दिया जाएगा वो है 30% तक का, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें 30% तक का इंसेंटिव आपको दिया जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट 5 करोड़ होगा। तो सिंपल आप इस तरीके से समझिए कि मान लो मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं और मैं जो है उस फैक्ट्री में कितना, मान लो मैं 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मतलब मैंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर लिया है किसी इंडस्ट्री के अंदर, या फिर मैं कोई प्लांट लगा रहा हूं, मैंने कोई मशीनें खरीदी हैं, मशीनरी के अंदर मैंने इन्वेस्ट कर दिया 1 करोड़ रुपया। ठीक है, इसका 30% मुझे वापस मिल जाएगा, इसका 30% मुझे वापस मिल जाएगा। 30% कितना होगा? 30% होगा 30 लाख। तो 30 लाख सरकार मुझे वापस दे देगी और मैक्सिमम 5 करोड़ तक, मतलब मैक्सिमम आपको 5 करोड़ तक वापस मिल जाएगा। 5 करोड़ से अगर ज्यादा हो गया वो फिर वापस आपको नहीं मिलेगा, मतलब फिर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, 5 करोड़ तक ही मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 30% आपको वापस मिल जाएगा, ये सरकार आपको देगी। उसके बाद कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन। अब ये जो कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट विल पे पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन बाय इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज के द्वारा लोन लिया गया है, मान लो मैंने अपनी इंडस्ट्री खोली है और मैंने लोन लिया है, उस लोन के ऊपर जो है, जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो मुझे इंटरेस्ट उस लोन के ऊपर देना होता है, उसका कुछ हिस्सा सरकार देगी। मान लो कि मैंने लोन लिया है, मान लो मैंने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है और उस 100 करोड़ रुपए के ऊपर मुझे 12% जो है इंटरेस्ट देना होता है साल का। तो ये 12% जो इंटरेस्ट मुझे साल का उस लोन के ऊपर देना होता है, इसका 6% जो है वो सरकार देगी। तो बेसिकली आपका जो आपने अगर जो लोन्स लिए हुए हैं, उन लोन्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट जो है सरकार पे करेगी। तो ये इसके अंदर आता है कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन। तो बेसिकली इसके अंदर आपको 6% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, मतलब हेल्प मिलेगी सरकार की तरफ से, 6% की हेल्प मिलेगी 7 सालों के लिए। तो मैंने आपको बताया, मान लो मैंने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है, मैंने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है और मैं इसके ऊपर दे रहा हूं 12% मुझे इंटरेस्ट देना होगा 1 साल का, मतलब 12% इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। तो इसका जो है 6% सरकार देगी, तो मतलब मुझे 6% ही अब देना है, राइट, मुझे अब 6% ही देना है। और कब तक देगी सरकार? तो 7 साल तक देगी। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट इसके अंदर आता है जीएसटी रिफंड। तो बेसिकली जो आपका जीएसटी आप पे करोगे वो आपको रिफंड किया जाएगा, मतलब अ परसेंटेज ऑफ जीएसटी पेड बाय द इंडस्ट्री विल बी रिफंडेड बैक। तो मान लो कि आपने एक इंडस्ट्री लगाई थी और उस इंडस्ट्री से आपने कई सारी चीजें बनाई, आपने अलग अलग आइटम्स बनाई। अब जब आप आइटम्स बेचोगे, अलग अलग गुड्स को जब आप बेचोगे, तो उसके ऊपर आपको सरकार को जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर क्या किया जाएगा, आपको कुछ जीएसटी जो है वो वापस कर दिया जाएगा, वो रिफंड कर दिया जाएगा। 10 सालों के लिए आपको जीएसटी का कुछ हिस्सा जो है वापस कर दिया जाएगा और 300% तक जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो जीएसटी आपको दिया जाएगा। तो मान लो कि
आपने 5 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाई थी, मान लो आपने 5 करोड़ की क्या लगाई, फैक्ट्री लगाई, और आपने क्या किया, इसमें से कितने करोड़ की आपने मान लो कि 200 करोड़ की चीजें बेच दी, 200 करोड़ की गुड्स जो है वो बेच दी, 200 करोड़ की गुड्स बेच दी। मान लो इसमें से आपने जो है वो कितना 100 करोड़ रुपए जीएसटी दिया, 100 करोड़ रुपए जीएसटी दिया। तो इसमें से मतलब आपको 100 करोड़ का अगर जीएसटी दिया तो आपको कम से कम आपको जो है इसमें से 5 करोड़ 5 करोड़ नहीं 15 करोड़ जो है वो जीएसटी वापस मिल सकता है। 15 करोड़ तक का जीएसटी जो आपने दिया वो वापस मिल सकता है। सिंपल मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूं यहां पे, मैंने ऐसे क्यों समझाया आपको। 5 करोड़ ही आपने इन्वेस्टमेंट की थी, 5 करोड़ की ही इंडस्ट्री लगाई थी आपने, लेकिन 15 करोड़ आपको जीएसटी वापस मिल गया जो आपने जीएसटी पे किया था। मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसका 3 गुना आपको जीएसटी वापस मिल गया। तो तभी मैंने कहा कि अप टू 300% जो है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का आपको वापस मिल सकता है। मान लो आपने 5 करोड़ की इंडस्ट्री लगाई थी, लेकिन आपने 200 करोड़ की चीजें बेच दी और उसमें से आपने 100 करोड़ जीएसटी सरकार को दिया, तो सरकार उसमें से कम 15 करोड़ जीएसटी जो है आपको वापस दे सकती है। 15 करोड़ तक का जीएसटी आपको वापस दे सकती है 10 सालों के लिए। सिंपल जीएसटी रिफंड के अंदर आप यही समझिए कि आपने जो जीएसटी पे किया है उसका कुछ हिस्सा आपको वापस मिल जाएगा। ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल सबवेंशन। वर्किंग कैपिटल सबवेंशन का क्या मतलब है, देखो अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हो, आपने कोई फैक्ट्री खोली हुई है, तो फैक्ट्री में एक होते हैं आपके लॉन्ग टर्म लोन्स, राइट, आपने मतलब लंबे समय के लिए लोन्स लिए हुए हैं। एक होते हैं आपके शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब आपने थोड़े समय के लिए लोन्स लिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको किसी को सैलरी देनी है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। तो जो आपका वर्किंग कैपिटल है, मतलब जो शॉर्ट टर्म लोन्स आपने ले रखे हैं, वो आपको उसका कुछ हिस्सा जो है उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट जो है वो सरकार पे करेगी। तो स्मॉल बिजनेसेस गेट 5% इंटरेस्ट हेल्प ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 5 years टू रन डेली ऑपरेशंस। तो मान लो आपने जो है वो 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, तो 5 साल के लिए जो है, मान लो आपने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है, इसके ऊपर जो है आप कितना 10% आप इंटरेस्ट दे रहे हो, इसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट देना होगा। तो 10% में से 5% इंटरेस्ट जो है वो सरकार दे देगी 5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021। तो ये जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है 2021, इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो जमीन देगी 40 साल के लिए लीज के ऊपर, मतलब रेंट के ऊपर 40 साल के लिए गवर्नमेंट आपको जमीन प्रोवाइड करेगी। मान लो आपने फैक्ट्री लगानी है किसी एक एरिया में, तो सरकार आपको जमीन देगी 40 साल के लिए 40 साल के लिए देगी, लीज के ऊपर देगी, रेंट के ऊपर देगी। और इसके अंदर स्पेशल प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, लोकल लोगों को दी जाएगी, महिलाओं को दी जाएगी और एससी और एसटी को दी जाएगी। मतलब उनको पहले जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, किसको, वुमेन्स को, जो लोकल हैं या फिर जो एससी एसटी हैं। और 40 साल के लिए सरकार आपको लीज पे जमीन दे सकती है, देगी। उसके बाद फोकस सेक्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब इस पॉलिसी के अंदर कौन से सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री, मतलब कौन से सेक्टर के अंदर कौन से सेक्टर के अंदर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले आ गया हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या आता है, सेब आता है, या फिर आपका सेफ्रॉन आता है, या फिर फूड प्रोसेसिंग कोई इंडस्ट्रीज है, आप जैम बना रहे हो, आप पिकल बना रहे हो, अचार बना रहे हो, आप मसाले बना रहे हो, तो ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स, आप जो पश्मीना शॉल्स हैं या फिर आपका जो कारपेट्स हैं, वुड कार्विंग है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। टूरिज्म एंड वेलनेस, कोई होटल बना रहा है, कोई होम स्टेज बना रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स अगर कोई इंडस्ट्रीज लगाई गई है, न्यूएबल एनर्जी के लिए आपने कोई इंडस्ट्रीज लगाई है, टेक्सटाइल्स के लिए, कॉटन के लिए, ये सब अगर आपने इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये कुछ कोर सेक्टर्स हैं, फोकस सेक्टर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब इस पॉलिसी के अंदर क्या मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि क्या इस पॉलिसी के अंदर हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया था कि भाई रोजगार जो है वो इससे जनरेट किया जाएगा, और ये कहा गया था कि ओवर 4.5 लाख जॉब्स जो है वो इससे जनरेट की जाएंगी लोकल्स के लिए, मतलब 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है वो लोकल्स के लिए इस पॉलिसी के अंडर जो है वो जनरेट की जाएंगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये कहा गया था कि मतलब ये कहा गया था कि हैवी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और ऑलरेडी 80 करोड़ के ऊपर की इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो हैं वो 2023 तक गवर्नमेंट ने रिसीव किए। मतलब कि 80 हजार करोड़ से ज्यादा
मतलब 80,000 करोड़ के आसपास जो है लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है, प्रपोजल्स दिए हैं सरकार को 2023 तक। इंफ्रास्ट्रक्चर इससे डेवलप होगा, इंडस्ट्रियल स्टेट्स को डेवलप किया जाएगा, रोड्स को डेवलप किया जाएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी जिससे फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, बैलेंस ग्रोथ होगी जम्मू के लिए, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी, दोनों रीजन में बैलेंस ग्रोथ होगी। चैलेंजेस क्या हैं? तो कई सारे चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स फियर ड्यू टू पास्ट स्टेबिलिटी। तो जम्मू कश्मीर की पास्ट जो इंस्टेबिलिटी है उसको देखते हुए, इंस्टेबिलिटी है ये, ठीक है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पास्ट केओस रहा है, इंस्टेबिलिटी रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस रही है, एथनिक वायलेंस रही है, टेररिज्म रहा है, उसको देखते हुए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब लोगों को ये लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हमेशा टेररिज्म रहता है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, केओस रहता है, यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एथनिक प्रॉब्लम्स हैं, तो ये लगता है इन्वेस्टर्स को, इसलिए बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे 2019 के बाद सिचुएशन बहुत बदल गई थी, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन अभी जो रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम टेरर अटैक, तो वो भी एक नया फैक्टर, नया चैलेंज हमारे सामने उभर करके आया है, और उसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने में थोड़े से हिचकिचाएंगे। उसके बाद पोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज, आप देखोगे कि दूर दराज इलाकों में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। करप्शन एंड डिलेस, कई सारी करप्शंस हैं, मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, करप्शन है, डिले हो जाता है। अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसका आपको लाइसेंस नहीं मिलता है, उसमें डिले हो जाता है। लैंड एक्विजिशन हिली फॉरेस्ट एरियाज डिफिकल्ट, अगर आपको हिली एरियाज में या फॉरेस्ट एरियाज में लैंड को एक्वायर करना है, वहां पे कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको परमिशन नहीं देता है, तो वो डिफिकल्ट है। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2024-25 की अगर मैं बात करूं, 2024-25 के अंदर क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स देखी गई है इस पॉलिसी के अंदर? तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल स्टेट्स बीइंग सेटअप इन कठुआ, सांबा, पुलवामा, बुडगाम एंड उधमपुर। तो उधमपुर, पुलवामा, बुडगाम, कठुआ, सांबा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स को सेटअप किया गया, इंडस्ट्रीज लगाई गई यहाँ पे। उसके बाद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन लेड स्टार्टअप्स एंड रूरल इंडस्ट्रीज। तो वुमेन के द्वारा कोई स्टार्टअप्स अगर चलाई जा रहे हैं, जो रूरल इंडस्ट्रीज है, गाँव में कोई इंडस्ट्रीज चलाई जा रही है, उसके ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है। सिंगल विंडो पोर्टल को जो है वो सेटअप किया गया है। ये एक ऐसी साइट है जिसमें आप आसानी से जो है क्लियरेंस कर सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और इस तरीके से हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 2019 को कवर कर लेते हैं। अगर आपको इस पॉलिसी का पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो आप सबसे पहले इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। अगर नीचे जहां पे सब्सक्राइब का बटन है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अगर करोगे आप, तो वहां पे ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन अगर आप कर लोगे, उसके बाद आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इट विल हेल्प मी अ लॉट एज वेल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके साथ अगले टॉपिक में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।